मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी एहराज करमानी, कभी नहीं। आयत गम और गुस्से की हालत में शिद्दत से चिल्ला उठी थी, मगर एहराज को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसने आयत के वजूद को शिद्दत से खुद में समाया था। इसका लिबास बेड की दूसरी साइड पर पड़ा अपनी बेकदरी पर रो रहा था और खुद भी वैशी बने इसके वजूद पर टूट पड़ा था। आखिरकार एहराज करमानी अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो गया था। दर्द आयत की आंखों से या हो रहा था। आयत ने खुद के जख्मों से चूर चूर वजूद को चादर से ढका था। यज़दान ने फरिश्ते के कमरे में दाखिल होते दरवाजा बंद कर इसे दीवार के साथ पिन कर दिया था। अपनी बेताबी इस पर अया करने लगा था। शिद्दत के साथ इसकी गर्दन को पकड़े फरिश्ते के नाजुक लबों के जरिए इसकी सांसों को पीने लगा था। जज्बात की शिद्दत बढ़ती चली गई जा रही थी। यज़दान के हाथ मुसलसल फरिश्ते के वजूद के राज ढूंढने में मसरूफ थे। यज़दान फरिश्ते को लिए बेड पर ढह गया था। यज़दान, लाइट तो बंद कर दे। फरिश्ते ने इल्तिजाई नजरों से यज़दान की जानब देखा था, जो कि खुद की शर्ट के बटन खोल रहा था। आज तो अपनी जान को रोशनी में नहारूंगा। यज़दान ने फरिश्ते की आंखों में देखते हुए अपनी आंख विंक कर बोला था, मगर फरिश्ते का हया से सुर्ख हुआ चेहरा देख लाइट ऑफ कर दी। इसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्ब छोड़ने लगा। एक और हसीन रात का इख्तिताम हुआ, मगर कल सुबह इस सब की खुशियां छीनने वाली थी। आयत की आंख सुबह जल्दी खुली। अजियत भरी रात की किरचियां अभी भी इसकी आंखों में चुभ रही थी। खुद को संभालते हुए चादर की मजबूती से खुद पर लपेटे जब से उठी और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में दाखिल हुई। गर्म पानी से नहाने पर कुछ राहत महसूस हुई, मगर अंदरूनी जख्म तो वैसे ही थे। शावर के पानी के साथ साथ दिल का गुबार भी बाहर निकल रहा था। नहाकर लिबास पहनी आयत बाहर निकली। इसकी निगाह एहराज से टकराई, जो कि इसकी जिंदगी बर्बाद किए सुकून की नींद ले रहा था। आयत ने बालों को जूड़े में कैद किया, कमरे से बाहर निकल गई। इसे तन्हाई चाहिए थी, जहां दिल भरकर अपने जख्मों को देख देख कर रो सके। गुमसुम चलते कब से वो होटल से बाहर निकल आई थी, इसे खबर ही ना हुई। वो बिना किसी सिमत का तयन किए चलती जा रही थी, बिना किसी गर्म कपड़े के। इसके अंदर लगी आग ही इसे जला रही थी। थक हार कर आखिर एक बेंच पर बैठ गई। वो कहाँ थी, इसे किसी बात से कोई गर्ज नहीं था। जब दिल के जख्म भर जाते हैं तो दिनवाई हालत से दिल भर जाता है। यही हाल आयत का था। सारे एहसासात अपनी मौत खुद ही मर गए थे। बैठे बैठे भी चैन नहीं आया तो फिर से उठकर चलना शुरू कर दिया। एक गाड़ी तेजी से आयत की जानिब बढ़ रही थी, मगर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक सन्नाटे में एक निस्वानी आवाज गूंजी थी, फिर सन्नाटा हो गया था। इसे अपने इर्द गिर्द मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जहन माउफ हो गया था। एहराज की जैसी आंख खुली तो इसे सरशारी महसूस हुई। दिमाग को बेदार किए उसने चारों जानब कमरे में निगाह दौड़ाई, मगर आयत का कोई नामो निशान नहीं था। आयत, एहराज ने आयत को न जाने कितनी बार पुकारा, मगर कोई जवाब ही न आया। जल्दी से वॉशरूम में देखा, मगर वहां भी कोई न था। चप्पल पैरों में से रात वाले हुलिये में ही साथ वाले कमरे का दरवाजा बजाने लगा। यज़दान, यज़दान, दरवाजा खोलो। नींद में ही यज़दान को आवाज सुनाई दी थी। क्या मुसीबत है यार। यज़दान की बड़बड़ाहट सुनकर फरिश्ते की आंख खुल गई थी, मगर दरवाजे के पार एहराज की आवाज सुनकर जल्द ही दोनों ने खुद को संभाला। यज़दान ने फरिश्ते को खुद की हालत सही करने का बोलकर दरवाजा खोल दिया। तब तक फरिश्ते ने भी दुपट्टा पहन लिया था। आयत, यहाँ ये क्या? एहराज यज़दान के दरवाजा खोलने पर ही जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। परेशानी से दिमाग की नसें फटने लगी थी। आयत आपी तो आपके साथ थी ना? आयत का दिल भी आयत का नाम सुनकर बेचैन होने लगा था। तीनों ने एक दूसरे की जानब देखा था। यज़दान फरिश्ते को दिलासा देकर एहराज के साथ आयत को ढूंढने निकल पड़ा था। जरूर कुछ बुरा हुआ है इनके दरमियान, यज़दान पूछना चाहता था, मगर एहराज की बिखरी हालत देख खामोश हो गया। सबसे पता कर लिया, मगर आयत का पता किसी को नहीं था। दोनों जल्दी से होटल के बाहर निकले। कुछ ही दूर इन्हें भीड़ नजर आई। एहराज दिल को संभाले जल्दी से इसकी जानब दौड़ा। यज़दान भी जल्दी से एहराज के पीछे भागा, मगर सामने का मंजर देखते ही एहराज हारे हुए जवारी की तरह जमीन पर बैठ गया, जिसका सब कुछ ही लुट गया था। एहराज, उठो, संभालो खुद को। मैं अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो आयत को संभालो। यज़दान जल्दी से बोलकर वापस चला गया जहाँ इसकी गाड़ी पार्क थी। सामने खून में लथपथ आयत पड़ी हुई थी। आंखें बंद किए पुरस्कून, सारे कपड़े खून से रंग चुके थे। एहराज जल्दी से लोगों को साइड पर करते हुए आयत तक पहुंचा और इसे हिलाने लगा। आयत देखो, आंखें खोलो।
एहराज ने हौले से आयत के गालों को थपथपाया। मुझे सोने दो। आयत ने आंखें खोली, फिर एहराज के हाथों में झूल गई थी। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही जल्दी से गोद में आयत को उठाए एहराज गाड़ी में जा बैठा। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। आयत, आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एहराज ने फिर से आयत के गाल थपथपाए थे। अपनी जेब से रुमाल निकालकर इसके सर के पिछले हिस्से पर रखा, जहाँ से खून निकलकर एहराज के कपड़ों को भी सुर्ख करता जा रहा था। मुझे नहीं जीना। आयत के लबों से हौले से सरगोशी निकली थी, जिसे सुनते एहराज अपना सब खो बैठा था। पछतावे की आग में जलने लगा था। इसी के माल की सजा आयत को मिली थी। आज इसे एहसास हो रहा था कि आयत इसके लिए क्या मायने रखती है। यज़ान ने जल्दी से गाड़ी अस्पताल के सामने रोकी। आयत को लिए अंदर की जानब भागा था। एहराज अपने गुनाहों के बोझ के नीचे दब गया था। आज एक मजबूत मर्द अपनी गलतियों पर पशेमान हुए आंसू बहा रहा था, अपने बीते हर लम्हे को याद कर रहा था। जब जब इसने इस नाजुक जान पर जुल्म किया, शिकस्ता कदमों से एहराज भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था, जहां पर आयत को स्ट्रेचर पर लटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? एहराज ने डॉक्टर से भारी लहजे में पूछा था। पेशेंट का खून बहुत बह चुका है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में बोलकर ऑपरेशन थिएटर से चली गई थी। यज़ान ने फरिश्ते को भी सब कुछ बता दिया था, जिसकी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। इसकी आप ही इस वक्त जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आई। एहराज के वजूद का हर जुज़ कान बना हुआ था। आई एम सो सॉरी, हमने पेशेंट को बचा तो लिया, मगर वो कोमे में चली गई है। अब मेरी केबिन में आ जाएं। डॉक्टर ने आयत का हालत का बताया और एहराज को अपने केबिन में बुला लिया। जी बैठिए। डॉक्टर ने एहराज को बैठने के लिए बोला, जिसकी हालत काबिल रहम थी। इलाज के दौरान पेशेंट के जिस्म पर अनगिनत निशान नजर आए हैं, जैसे इनके साथ रेप किया गया हो। डॉक्टर अपनी बात बोलकर खामोश हो गई थी। वहीं दूसरी जानब एहराज की निगाहें डॉक्टर की बात सुनकर शर्मिंदगी से झुक गई थी। वो ऐसे खामोशी से अपना जुर्म का इतराफ किया था। आयत को घर लाया गया था, मगर वो एक जिंदा लाश की तरह थी, जिसमें जीने की उमंग ही खत्म हो चुकी थी। घर वाले रोज इससे बातें करते, मगर एक साल गुजरने के बावजूद भी इस पे कोई तब्दीली नहीं आई थी। एहराज बार बार अपने किए की माफी मांगता, मगर आयत खामोश तमाशाई बनी हुई थी। सब कुछ सुनते हुए भी खामोश थी। सब कुछ वैसा ही था, कुछ बदला था तो वो फरिश्ते यज़ान की जिंदगी। अब इनकी जिंदगी में खुशी ने इजाफा कर दिया था। आयत की हालत के बाद तो सभी खामोश हो गए थे। ऐसे में फरिश्ते इस सब की जीने की वजह बनी थी। डेली फरिश्ते आयत के साथ बातें करती। कब ऐसा करते करते 1.5 साल का वक्त गुजर गया, किसी को खबर ही ना हुई। कोई भी एहराज की शक्ल नहीं देखना चाहता था। अब एहराज का चेहरा मुरझा गया था। आंखों के गिर्द हल्के बड़े हुए थे, शेप बढ़ी हुई थी। वो दिन रात बस बिना खाना पीने का ख्याल किए आयत से माफी मांगता रहता। आयत, मुझे माफ कर दो। देखो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हो गया। वापस आ जाओ, बहुत सो लिया तुमने। एहराज आयत के हाथों को अपने हाथों में लिए इस पर अपना सर रखे बहती आंखों के साथ बात कर रहा था, जब इसे आयत के हाथों में हलचल सी महसूस हुई। नर्स, नर्स! एहराज ने चिल्लाने की आवाज घर पर गूंज रही थी। नर्स जल्दी से एहराज की बात सुनकर कमरे में आई, जो भी दवाई लेने के लिए बाहर गई थी। सब घर वाले भी जल्दी से कमरे की जानब भागे थे। आयत तो एहराज का कमरा नीचे के पोर्शन में शिफ्ट कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आयत की पलकों में जुम्बश हुई थी। धीरे से अपनी आंखें खोलनी शुरू की थी। सबके चेहरे पर खुशी थी। आयत ने सबको अनजानी निगाहों से देखा, मगर फिर हौले हौले जहन में माजी के दरीचे खुलते चले गए। बहुत माफियों के बाद एहराज को भी आयत ने माफ कर दिया था। इतनी सजा काफी थी। इन दोनों ने जिंदगी में बहुत इम्तिहान देखे थे, न जाने अभी कितने बाकी थे। आज आयत ने स्पेशल एहराज के लिए तैयार हुई थी, जो इसे इंतजार की सूली पर लटका कर खुद न जाने कहाँ गायब हो गया था। वो मुकम्मल खफगी का इजहार करने वाली थी। आ तो क्या हूँ जानम, अब क्या यूं रो रो कर ही तड़पाओगी? अपने सीने पर रखे आयत के नाजुक हाथों को थामता वो सवाली अंदाज में बोला, तो आयत की पलकें एकदम से लरजी थी। मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई आपके लिए, मगर आपको कौन सा मेरी परवाह है? वो अभी भी खफा थी इससे। इतनी आसानी से कैसे मान जाती? एहराज का दिया मान ही था कि वो इसकी कुर्बत में खुद को यूं पुरसुकून महसूस करती थी। तुम्हारी बनाई खीर मैं बाद में भी खा सकता हूँ, मगर फिलहाल मुझे अपनी खीर चखनी है। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से आयत के निचले होंठ को रगड़ते वो मायने खेजी से कहता। आयत को शर्म से सुर्ख कर गया था। इसकी बेबाक नजरों से बचने की खातिर वो एकदम से इसके सीने पर छुपती पनाह ढूंढने लगी थी।
मगर मुकाबल के दहकते होंठ अपनी गर्दन पर पाते आयत की सीटी गुम हुई थी जब एहराज ने झटके से हाथ डोरी में उलझाई से तोड़ा था। आयत की सांसें भारी होने लगी थी जबकि एहराज मदहोशी के आलम में इसकी गर्दन को अपने होंठों से छूते इसके चेहरे की जाना बढ़ा था। एहराज ने बेहद नरमी से इसे तकिए पर लटाए इस पर साया सा किया था। आयत गहरे सांस भरने लगी थी। एहराज ने एकदम शर्ट उतारते इसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत हसार में लिया था। शिद्दत से इसके होंठों को कैद करते हुए बेखुद सा होने लगा था। आयत के होंठों को आजादी बख्शते एहराज ने इसकी गर्दन पर लब रखे थे कि आयत की सांसें तेजी इख्तियार कर गई। एहराज ने झटके से अपनी और आयत के इस नाजुक वजूद के दरमियान हाइल इस पल्लू को हटाए आयत को अपनी कैद में लेते इसकी सांसें खुश कर दिया था। एहराज की शिद्दतों इसकी जुनून के आगे वो नाजुक सी जान हारते अपना आप इसके सुपुर्द कर गई थी जिसे खुद भी समेटते एहराज इसे मोहब्बत के अलग जहां से रोशनास करवाने लगा था। यज़दान फरिश्ते से नाराज था। वो जब से आयत होश में आई थी तब से आयत के साथ थी। इससे यज़दान का कोई एहसास ही न रहा था। इस बार वो अच्छे से नाराजगी जता रहा था कि फरिश्ते बीमार पड़ गई। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची? रूम में दाखिल होते फरिश्ते की मामा ने सूप का बाउल एक जानब रखते मोहब्बत से पूछा था। वो जो आज 4 दिन के बाद घर आई थी इनकी इस कदर प्यार पर शर्मिंदा भी हुई थी जो सबकी इस तरह ख्याल रख रही थी। मामा आपने क्यों तकल्लुफ किया, आप रहने देती। वो मध्यम सी भोजल आवाज में शर्मिंदगी से कहती सीधे हो बैठी थी। इसके बुझे बेरौनक चेहरे को देख उन्होंने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया था। यज़दान का रवैया इन 4 दिनों में नोट कर चुकी थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि कुछ न तो कुछ बात जरूर है, मगर वो क्या है ये समझने से वो कासर थी। यज़दान बेटा जरा फरिश्ते को सूप पिला दो, इसकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, मुझे नीचे काम है। रूम में आते यज़दान को देखते उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा था तो यज़दान की नजर इसके सोगवार से चेहरे पर पड़ी थी। वो सर छटकते अंदर आया। वार्डरोब से ड्रेस निकालते इसने सास की तरफ देखा था। मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। वैसे भी कुछ दिनों से ऑफिस को टाइम नहीं दे पा रहा। फरिश्ते को सरासर अंदाज करते यज़दान ने कदम बाथरूम की जाना बढ़ाए थे। इसके बदले रवैये पर फरिश्ते की आंखों में एक साथ न जाने कितने आंसू दर आए थे। वो भी खामोश सी हो गई थी। फ्रेश होकर बाहर आया तो चेंज करते ही इमरजेंसी के रफ से हुलिये में चला गया था। फरिश्ते की मम्मा गहरी सोच में थी। फरिश्ते शर्मिंदा से अपने हाथों को देख रही थी। पूछोगी नहीं बेटा, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी हो। मियाँ बीवी में 100 मसले मसाइल चलते रहते हैं। अगर किसी भी खलिश को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि वो रिश्ते को धीमक की तरह खत्म कर दे। सूप के बाउल में चम्मच हिलाते वो मध्यम मगर नरम लहजे में से समझा रही थी। फरिश्ते ने नम आंखों को रगड़ते अपने आंसू जो रोकना चाहा न जाने जो क्यों बहे जा रहे थे। उन्होंने बाउल एक जानब रखते से खुद से लगा लिया था। वो नाराज हो गया मुझसे मेरी बेवकूफी की वजह से। मैं क्या करूं? वो किसी मासूम बच्चे की माने इनके गले से लगी अपना गम गलत करने लगी। इसे अपनी मोहब्बत से मना लो। इसके बाद सिमटते उन्होंने मोहब्बत से कहा तो फरिश्ते ने चौंकते इनको देखा। मगर मैं कैसे? वो हैरानगी से पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दी। पहले ये खत्म करो, बाकी तुम्हें मैं सब समझाती हूँ। बॉल इसके सामने करते उन्होंने मोहब्बत से कहा तो वो सर हिला के, अलबत्ता इसकी समझ में कुछ नहीं आया था। दवा इसके सामने करते वो गिलास इसके हाथ में थमा गई थी। फरिश्ते तजस्सुस के मारे जल्दी से इसे खत्म करते फिर से इनको देखने लगी। हालत देखो अपनी, अगर ऐसी उजरी हालत में रहोगी तो क्या ख्याल ठीक होगा सब? इसे ढके छुपे अल्फाज में सुनाते हुए सख्ती से बोली तो वो शर्मिंदा से हो गई। अभी थोड़ी देर आराम करो, इसके बाद खुद तुम्हें सब समझाती हूँ। नरमी से इसकी पेशानी चूमते वो मोहब्बत से कहते वहां से निकली थी कि फरिश्ते इनकी कही बातें सोचने लगी। इन दिनों में यज़दान के बदले रवैयों को याद करते अफसुदा सी हो गई थी। जाने कब इसकी आंख लग गई कि वो दवाई के जेरे असर गहरी नींद में चले गई। वो जो कब से इसके सोने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद वो तेज नजरों से आगे पीछे देखते अब सीधा आराम से लॉक खोलते अंदर दाखिल हुआ था। एक नजर गहरी नींद में सोई फरिश्ते पर डाले वो दबे कदमों से चलता आगे बढ़ा था। बेहद एहतियात से चलता वो कब्र के करीब पहुंचा था। जेब से डुप्लीकेट चाबी निकालते इसने एहतियात से आहिस्तगी से लॉक खोला था। काफी जदोजहद के बाद इसकी मतलूबा फाइल आखिरकार इसे मिल ही गई थी। जब भी फाताना मुस्कुराहट सजाए मुस्कुराते हुए जैसे आया था वैसे वहां से निकल गया। फरिश्ते की तबीयत काफी खराब थी। चाय का मग थमाते उन्होंने शोहर को देखते बताया था जो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। मैं गया था इसके रूम में, मिलकर आया हूँ इससे। काफी मुरझाई सी थी। मिसेस यूशा जो इनके करीबी सोफे पर बैठी थी इनको देखते वो दुखी लहजे में थकावट से लबरेज नजरों से इन्हें देखकर गोया हुए थे। वो तो खुद भी खामोश सी हो गई थी।
मुझे भी यही लगा, हमें साथ जाना चाहिए था, इसके पास इसे हौसला होता। इन्हें देखते वो अकेले जाने का शिकवा करने लगी थी तो चाय का घूंट भरते वो तलखी से मुस्कुरा दिए थे। तुम जानती तो तुम्हें भी मेरी तरह शर्मिंदगी ही होती, इस मासूम की अभी उम्र ही क्या थी। वो वक्त से पहले समझदार होगी, चाहे वो मुझे माफ कर दे, मगर इस दिल से बोझ नहीं जाता कि इसकी हालत मेरी वजह से ऐसी है। इनके लहजे में जमाने भर की थकन थी। फरिश्ते का मुरझाया चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया तो दिल एक नई तकलीफ में घुल गया था। खुद पर खामोश ही रह गए थे। भला वो क्या कह सकते थे। गुनाह और नाइंसाफी में वो भी तो बराबर की मुजरम थी। अपनी आंखों से सब होता देखा मगर कभी बोलने की हिम्मत ही न कर पाई। दुआ करो कि अल्लाह मुझे मेरी गुनाहों के लिए बख्श दे। करब से आंखें मूंदे वो सोफे से पुश से टेक लगा के थे। जब कहीं न कहीं अब फरिश्ते के लिए इनका दिल मुतमईन था। इनकी बच्ची के सब्र के बदले ही अल्लाह ताला ने इसे यज़दान जैसा नेक दिल, इतना चाहने वाला शोहर अता किया था। फरिश्ते के लिए यज़दान की फिक्र, इसकी मोहब्बत देख वो काफी मुतमईन हुए थे कि कम अज कम एक फैसला तो ऐसा किया जिसके बाद इनकी बेटी सुकून में थी। मगर अपने दिल में बड़ा बोझ नदामत इन्हें मजीद बेचैन किए रखता था। बेशक वो इनको माफ कर चुकी थी मगर खुद को कैसे माफ कर देते वो। यज़दान और हिरास ने ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया था। दिन ब दिन इनका कारोबार तरक्की कर रहा था। यज़दान की दिन रात की मेहनत थी कि कुछ ही वक्त में इसने अपनी ब्रांच को अच्छे से स्टैब्लिश किया था, पर इसी दौरान वो अपने काफी दुश्मन बना चुका था। प्लान कामयाब हो गया है। ये लो फाइल। अंधेरे में डूबे इससे बड़े से कमरे में सोफे से टेक लगाए बैठे वजूद को देखते ट्रैकर ने फाइल दूर ही से सोफे के सामने पड़ी मेज पर उठा ली। मुकाबले बैठा शख्स जो कि कब से इसके आने का इंतजार कर रहा था, अब इसकी आवाज सुनते झटके से उठ बैठा था। बेचैनी से इसने मेज पर पड़ी फाइल को उठाए, वो खोलते साथ ही पढ़ने लगा था। मगर जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ रहा था इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी होने लगी थी। क्या कहने तुम्हारे मिस्टर ट्रैकर, आखिरकार तुमने कर ही लिया ये काम। फाइल को पढ़ते वो पुरजोश सा कहके लगाते बोला था, जबकि मुकाबल खड़ा ट्रैकर मुस्कुराता सोफे पर बैठा। कहा था ना कि इस यज़दान को तबाह बर्बाद करने में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लो हो गया तुम्हारा काम। अब बस जितनी जल्दी हो सके इसे उतनी जल्दी अपना काम मुकम्मल करो। अपने साथ बैठे यज़दान के आरेवेल दीवान को देखते ट्रैकर ने दांत पीसते कहा था, जबकि मुकाबल इसकी बात सुनता सर हिला गया था। अब बस तुम्हें देखते जाओ मैं कैसे यज़दान करमानी को बर्बाद करता हूँ। बड़ी अकड़ है इसमें, सारी अकड़ खाक में न मिला दी तो मेरा नाम भी दीवान सेठ नहीं है। ट्रैकर को देखते इसने गुस्सा नफरत से तेज लहजे में कहा था। रात 11 बजे वो पूरा दिन ऑफिस में काम करते थका हारा घर लौटा था। टाई की नोट ढीली करते यज़दान ने अपने भारी कदम उठाए सीढ़ियों की जानब का रुख किया था। कुछ दिनों से फरिश्ते के साथ अपनी नाराजगी की वजह से वो खुद भी काफी बुरा महसूस कर रहा था। फरिश्ते का ख्याल रखना इसने छोड़ा नहीं था। पहले की तरह बातें करना वो भूल चुका था, या फिर इसे एहसास दिला रहा था कि यज़दान अपनी सोचों में मगन। दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। फरिश्ते कमरे में फैले मलजगे से अंधेरे को देख यज़दान ने फरिश्ते को पुकारा था, जो आप ना मिलने पर माथे पर बल डाले आगे बढ़ा था। अचानक से बेड के नजदीक जाते कमरे में जलती लैंप की मध्यम सी रोशनी भी ऑफ हो गई थी तो यज़दान ने मुड़ते आगे पीछे देखा। अपने कानों में पायल की खनक की आवाज पर वो फुर्ती से मुड़े। उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी फरिश्ते को खींचते अपने हसार में ले गया था। ये सब क्या है? अब की बार जरा गुस्से से पूछते यज़दान ने इसके वजूद की खुशबू को अंदर भरा था। प्यार। अपनी चूड़ियों से भरे हाथों को मुकाबल की गर्दन में हायल करते वो कपकपाती आवाज में हिम्मत करते सरगोशी करने लगी थी। इसके अंदाज पर यज़दान को शदीद झटका लगा था। जब भी इसने हाथ इसके नाजुसी कमर के गिर्द हायल करते इसे खींचते खुद से करीब तर कर लिया था। मगर मोहब्बत तो एतबार मांगती है। कमरे में एकदम से सुर्ख और सुनहरी रोशनी बलते बुझने लगी थी। फरिश्ते के वजूद को नजरों में समोए वो तंज करने लगा, जबकि नजरें इसके सजे पूर पर टिकी थी। होगी गलती, अब क्या जान लेंगे आप? इसे खफगी से घूरते फरिश्ते ने अपनी नाक सुकेरते कहा तो यज़दान की नजरें इसके नाक में चमकते नथ के मोतियों पर पड़ी। इरादा तो तुम्हारा लगता है मुझे मारने का, कहीं कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया? इसके भारी कामदार कुर्ती को उंगलियों से छूते वो मधोशी से लहजे में बोला था। दिन भर की सारी थकावट हवा हुई थी। जैसे आपने ही ने तो कहा था ना कि कुछ ऐसा करो कि आप माफ करने पर मजबूर हो जाएं। इसकी कुर्बत में खड़ी अपनी गर्दन पर यज़दान के दांतों के नरम लम्स पर वो खुद में सिमटने लगी थी।
मामा ने इसे मशवरा दिया था कि वो अच्छे से तैयार होकर यजदान के सामने जाए। वो खुद ही सारी नाराजगी भूल कर इसे माफ कर देगा। जब भी वो काफी देर के सोचने के बाद अब हिम्मत करके इसके लिए पूरे दिल से तैयार हुई थी। एकदम से कमरे में अंधेरा हुआ था, जिसके साथ ही कमरे में सुनहरी रोशनी छा गई थी। यजदान जो मदहोश था, इसके नाजुक वजूद को खुद में भींच रहा था। कमरे में होती रोशनी इससे सर फरिश्ते की गर्दन से निकालते से देखा था। यजदान, इसने यूं शक्टक सा खुद को देखता पाते फरिश्ते ने सहमति से पुकारा, जिसके पूर सजे सबरे दुल्हन के रूप को देख धड़कते दिल से खड़ा था। अच्छी नहीं लग रही क्या? इसका यूं खामोश होने पर फरिश्ते ने आंखों में आंसू सजाए पूछा था। सुर्ख और गोल्डन के इम्तियाज से बना वो भारी कामदार लहंगा, माथे पर बड़ा सा मांग टिका, नाक में चमकती बड़ी सी गोल नथ, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, घने लंबे बाल का स्टाइलिश जूड़ा बनाए वो दोनों अतराफ से चेहरे पर झूलती लट्टे। वो इस वक्त क़यामत खेज रूप में बिना दुपट्टे के आहनी तमाम तर हशर समानियों से खड़ी मुकाबल फिर से अपने इश्क में मुब्तला कर गई थी। मुझे पता था मैं अच्छी नाना, फरिश्ते इस खामोशी होने पर उदासी से बोलने लगी थी कि एकदम वो मदहोशी से झुकते इसके हिलते लबों को अपनी गिरफ्त में कैद करते, इसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा था।